हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। यानी अंतःस्रावी तंत्र है वो क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र यानी अंतःस्रावी तंत्र विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, क्रियाविधि व उनसे स्रावित हार्मोन का अध्ययन किया जाता है। यानी जो अंतःस्रावी होते हैं ना, उनमें विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है, यानी उनमें नलिकाएं नहीं होती, जो कि अपने उत्पाद हार्मोन को सीधे रक्त में मिला देती है। यानी ये नलिका विहीन होती है, साथ में इनमें जो इनका जो उत्पाद हार्मोन है ना, उनको सीधा रक्त में मिला देती है। जैसे पीयूष ग्रंथि होगी जो अपने मस्तिष्क में, पीनियल ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि होगी, थाइमस ग्रंथि होगी, पैराथायराइड ग्रंथि होगी, एडिनिल ग्रंथि। ये जो मनुष्य है उसमें इतनी प्रकार की ये ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। फिर आप बात करते हैं अपने बहिस्रावी ग्रंथियाँ। ये ग्रंथि नलिका युक्त होती है, यानी इनमें नलिकाएं होती है जो अपने स्रावित नलिकाओं द्वारा लक्ष्य स्थल तक पहुंचती है। जैसे लार ग्रंथियाँ होगी, मुँह में लार आना, यकृत होगी, पित्रशय, सफ़ेद ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियाँ, यानी इसके अंदर नलिकाएं होती है। अपने बात करें तो लार है, उसमें छोटी छोटी नलिकाएं होती है। ठीक है बच्चों, श्वेत ग्रंथियाँ ये सारी होती है। ये होगी अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड और एडिनिल ग्रंथि। उसी प्रकार जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो यहाँ पे यह लार ग्रंथि, यकृत, सफेद और अश्रु और स्तन ग्रंथियाँ। ठीक है बच्चों, अब अपनी बात करते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ कौन सी होती है। ये ग्रंथियाँ बहिस्रावी अंदर दोनों के रूप में पाई जाती है। एग्जाम्पल अपना अंडाशय हो गया, वृषण हो गया, वृक हो गया और अग्नाशय हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं अग्नाशय की बात करूं तो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी होती है। जैसे अग्नाशय रक्त का स्राव करती हैं और इसमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और पीपी सेल्स का इसमें काफ़ी योगदान होता है कि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में अग्नाशय का रूप। उसके बाद अपने बात करते हैं कुछ हार्मोन्स की जो अपने बॉडी में पाई जाते हैं। सबसे पहले आपने इंसुलिन हार्मोन पढ़ा होगा। अगर अपने इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाती है तो अपने को क्या हो जाता है? शुगर हो जाती है। ठीक है, डायबिटीज हो जाती है। यानी इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। ठीक है बच्चों, यानी इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा स्तर को कम करता है। वहीं अगर अपने शरीर में शर्करा है, ठीक है, ज़्यादा शुगर है, तो जब अपने इंसुलिन की गोलियां या इंसुलिन के जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो जिससे अपनी शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। वहीं हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को वृद्धि, यानी ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो रक्त की शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन है वो कम करता है। अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रतिरोधी हार्मोन होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शर्करा में वृद्धि कौन सा हार्मोन करती है या शर्करा में जो शर्करा के स्तर को कम कौन सा हार्मोन करता है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन से है? सिट्रिटिन हार्मोन है। इसकी खोज टिलिन एम बेलिस ने एक छोटी आंत या ट्यूमिनम्स के दीवारों पर एस सेल्स से स्रावित होने वाले हार्मोन के रूप में, यानी अपने कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट हार्मोन की खोज कौन सी है, यानी सबसे प्रथम हार्मोन खोजा गया कौन सा है? सिट्रिटिन। अंतःस्रावियों का जनक किसे कहते हैं? एडिशन को कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट को है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि अंतःस्रावी का जनक है वो कौन सा है? एडिशन है। ठीक है बच्चों, हार्मोन शब्द हार्मोन के उत्पादन से है जिसका अर्थ है उत्तेजित करने वाला, लेकिन सोमाटोस्टेरोन हार्मोन वृद्धि के रोग को मंदक के रूप में किया जाता है। स्टिल हार्मोन शब्द दिया था, यानी हार्मोन की खोज तो किसने की थी? यानी हार्मोन शब्द खोजा गया था और इसका जो नाम है वो किसने दिया था? हार्मोन ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन उपपाच्य क्रियाओं में ऊर्जा का उत्पादन को प्रभावित और शारीरिक वृद्धि और विकास में योगदान। यानी अपने शरीर में अगर हार्मोन की कमी हो जाती है तो अपने हार्मोन लेते हैं ना, तो इससे अपनी उपपाच्य शक्ति बढ़ती है और शरीर में वृद्धि और विकास भी होता है। हार्मोन कम मात्रा से स्रावित होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसका संस्त्रावन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सिंपल पॉइंट था, इसमें आगे अपने को ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद जब अपने पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कि अपने शरीर में कौन कौन सी हार्मोन पाए जाते हैं या कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं जिसमें कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें अपने पीयूष ग्रंथि, यानी अपने मस्तिष्क में पाई जाती है, जो पूरे मस्तिष्क को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी जो पीयूष ग्रंथि है ना वो पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये चीज़ आप थोड़ी सी याद करना कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस।
और जो पीयूष ग्रंथि है वो पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा पीयूष ग्रंथि का मैंने रफली एक डायग्राम बनाया है। फिर है मटर के दाने के समान की आकृति, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। पॉइंट नोट कर लेना कि मटर के दाने के समान होती है और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसे अपने मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। क्योंकि अब देखो अपनी शरीर बॉडी है, उसको सभी को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क, या मस्तिष्क को कंट्रोल करती है पीयूष। तो इसलिए इसे ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनको कंट्रोल करती है, या अपने इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पीयूष ग्रंथि सेम हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहती है। यही पॉइंट नोट कर लेना कि जो पीयूष ग्रंथि है वो सेम हाइपोथैलेमस को नियंत्रण में रहती है, तथा हाइपोथैलेमस अन्य स्रावी को सुपर कमांडर कहलाता है। यानी अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका सुपर कमांडर कौन कहलाता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि में 3 पाली होती है, जैसे अग्रपाली, मध्यपाली और मध्यपाली। जो अग्रपाली होती है वो ST वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, ये अलग अलग अपने हार्मोन हैं। अग्रपाली में कौन कौन से हार्मोन हैं, और मध्यपाली में कौन से हैं, और पश्चपाली में कौन कौन से हार्मोन है, वो थोड़ा सा आप याद रख लेना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो अग्रपाली और पश्चपाली ये सारे इसके थोड़े से ज़्यादा डिटेल में अगर आप 11th 12th में पढ़ोगे तो वहाँ के लिए है। मैं ये थोड़े से आपके छोटी कक्षाओं के लिए करवा रही हूँ। तो फिर आता है अपना आगे वाला जो पॉइंट आता है वो आता है थायराइड ग्रंथि, जो अपने गले में जो ग्रंथि पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अभी मैंने बात की थी कि अपने शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है पीयूष ग्रंथि, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अपनी थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गले के स्वर यंत्र लेक्सिस के पास स्थित होती है और H आकृति की होती है। एकमात्र अंतःस्रावी जो अपने हार्मोन में लगातार 3 महीने तक संग्रहित कर रख सकती है। यानी ऐसी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन को मतलब गले में 3 महीने तक स्रावित रख सकती है। अब देखो थायराइड ग्रंथि की बात करूं तो थायराइड ग्रंथि के आगे 3 भाग हैं। 2 भाग है थायराइड पुट्टिकाएं और C सेल्स। ठीक है, इसमें थायराइड में T3 होता है, T4 होता है, और इसमें सीधा साइटोकैल्सियम होता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है थायराइड हार्मोन की कार्य। थायराइड हार्मोन में TH और T4 के कार्य। ये हार्मोन उपपाची क्रियाओं को प्रेरित करते हैं तथा शारीरिक वृद्धि और विकास को भी क्या करते हैं? नियंत्रण, और शरीर के तापमान और धड़कन पर भी नियंत्रित करते हैं। वृद्धि अवस्था के दौरान ये हार्मोन मानसिक विकास को भी प्रेरित करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन मेंढक के लार्वा टैडपोल लार्वा के वैश्य के रूप में रूपांतरित, जिसे कायांतरक में सहायक होते हैं। अब कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कायांतरण में कौन सा हार्मोन का योगदान होता है, तो वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। अब थोड़ा सा बच्चों आप याद रखना कि पीयूष ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और थायराइड ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है देखो, कई बार अपने को अगर थायराइड में अगर नमक की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग होता है, और हाथी मोटर रोग होता है, जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। फिर अगर बात करूँ मैं पैराथायराइड हार्मोन की, ये ग्रंथि संख्या में 4 और 5 मक्के के दाने के समान होती है, थायराइड की सतह पर पाई जाती है। ये ग्रंथि में पैराथार्मोन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो ग्रंथि है ना उसी के नाम से ही उसका हार्मोन स्रावित किया जाता है। फिर बात करें पीनियल ग्रंथि, ये ग्रंथि मस्तिष्क में एपिथेलम से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि में मेलाटोनिन और सीरोटोनिन का स्रावन होता है, यानी इसमें मेलाटोनिन और सीरोटोनिन 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। जो मेलाटोनिन होता है उसे निंद्रा हार्मोन भी कहते हैं तथा प्रकाश संवेदी हार्मोन होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आती है थाइमस ग्रंथि। अब देखो ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये इसे बाल्यावस्था ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्योंकि ये ग्रंथि 12 से 14 अगस्त में रहकर हार्मोन स्रावित करती है, यानी ये 12 से 14 वर्ष की उम्र है उसमें ही हार्मोन स्रावित करती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये जो ग्रंथि है वो अपने आप विलुप्त हो जाती है। इस ग्रंथि में थाइमोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है बच्चों, और जैसे मान लो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उस हिसाब से ये जो ग्रंथि है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है और उनमें कौन कौन से हार्मोन है वो स्रावित किए जाते हैं, वो चीज़ आपने इस वीडियो में अच्छी तरह क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो है वो अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।